बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इससे पहले का एक एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें 4 की पावर n दिया हुआ था और इससे पहले की वीडियो में हम वो कवर कर चुके हैं। फिर भी इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, ये कह रहा है कि क्या कभी भी 6 की पावर n करने पर, 6 की पावर n करने पर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब कि आप n की कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, 4 और आगे तक रखते जाओ। मतलब 6 की पावर आपको 1 रखो, 6 की पावर 2 रखो, 6 की पावर 3 रखो, क्या कभी भी वो आपको यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस मतलब जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे वो आपको 0 दे सकता है क्या? तो आइए इसको चेक करते हैं कैसे 0 नहीं देगा। देखो, 6 के फैक्टर्स करते हैं, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 and 3। ठीक है, 6 के फैक्टर होंगे 2 and 3 की पावर 1। यहाँ पे होगा 2 and 3 की पावर 2, 2 and 3 की पावर 3। ठीक है, और हमें यूनिट प्लेस पे 0 होने के लिए, यूनिट प्लेस पर 0 होने के लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि किसी भी नंबर के फैक्टर में अगर एक पेयर 2 × 5 का हो, किसी भी नंबर के फैक्टर में कोई भी किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 × 5 का पेयर हो, तो वहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? एक 0 आएगा। और किसी भी फैक्टर में 2 पेयर हो, मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 2 0 चाहिए तो 2 पेयर होने चाहिए 2 और 5 के। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, और 3 0 चाहिए तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो 3 0। अब तो आप कह देंगे कि मैम ठीक है 4 0 चाहिए तो 4 की पावर होनी चाहिए दोनों पे। ठीक है, ओके, तो ये कंडीशन क्या यहाँ फुलफिल हो रही है 6 में? देखो, 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 और 3 है। पावर कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। ठीक है, कभी भी 1, 2, 3 नेचुरल नंबर कोई भी रखने पर 2 × 3 कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब जो 6 के फैक्टर्स है वो 2 × 3 रहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं, वी कैन से कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हम इसका रीजन लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर of 6, so 6 की पावर n can never end with the digit 0 for any natural number। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप, उसके लिए for any natural number। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमारे पास उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जैसे इसको 6 की पावर n की बजाय लिखते हैं 8 की पावर n, तो 8 की पावर n के भी फैक्टर क्या होंगे? देखो यहाँ पे देख लो, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1। ठीक है, तो ये देखो 2 2 एंड 2, इसके 8 के फैक्टर्स में 2 तो है बट कहीं भी 5 नहीं है, इसलिए इसकी n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी लेने पर ये कभी भी आपको यूनिट प्लेस पे 0 नहीं देगा। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। मतलब हमें ये दिखाना है कि ये नंबर और ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर दिखाने के लिए कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा अदर नंबर्स भी हो उसको भी क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स होते हैं उसको छोड़ के, प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 1 एक प्राइम भी, 0 और 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। कैसे? 4 के जब फैक्टर्स करेंगे तो 4 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है कि 1 से डिवाइड होना चाहिए, इटसेल्फ मतलब खुद के नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और अदर नंबर से, कोई भी दूसरे नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तब वो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 एक क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है। क्या 5 एक कॉम्पोजिट नंबर है? नहीं, अब तो आप ही बता देंगे। 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है? बिल्कुल 6 कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और बेटा 6 से भी डिवाइड होता है। ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि 6 तक ये सारे क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। 7 एक प्राइम नंबर है, 8 कॉम्पोजिट नंबर है, 9 कॉम्पोजिट नंबर है, 10 कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि पहले ये देखो और फिर इसको चेक करो क्या ये कॉम्पोजिट नंबर्स है क्या। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो, बात करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है। तो देखो, ये एक प्राइम फैक्टर है, ये भी एक प्राइम फैक्टर है और ये भी एक प्राइम फैक्टर है। इन प्राइम फैक्टर्स का तीनों का मल्टीप्लाई में 13 ऐड किया गया है। तो चेक करते हैं कि वो क्या नंबर आता है और क्या उस नंबर के जो फैक्टर हैं वो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं क्या। तो देखो, ये हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 11 77 मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 7 जा 91 और 13 7 जा 91 प्लस 9 100। ठीक है। तो 1001 आया, इनको मल्टीप्लाई करने से इसमें ऐड करेंगे 13। सो हमें मिलेगा, इट विल गिव अस 4110। हमें क्या दिया? 1014 दिया। ठीक है। अब चेक करते हैं 1014 के फैक्टर करके। अगर ये 1 से और 104 के अलावा किसी और नंबर की टेबल से डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल ये नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। चेक करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। तो सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 5 जा 10। चलो इसको यहाँ डिवाइड करके दिखा देते हैं। 2 5 जा 10, लेस किया 0, 1 लिया, 1 से जाएगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 लिया तो ये आ जाएगा 14। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ये 507। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जो 2 फैक्टर है इससे ही पता लग गया कि हाँ ये कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे चेक करेंगे कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसको एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 6 जा 18, 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2 एंड 0 20, 3 6 जा 18, रिमेनिंग 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब ये 13 की टेबल का स्क्वायर है तो डायरेक्ट 13 से जाएगा। 13 जा 169 एंड 13 1 जा 13। ठीक है। तो 1014 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो यस, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है।
अब वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, देन सेकंड वाला चेक करते हैं 7 × 6 × 5 वाला, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड नंबर, देखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो चेक करते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या। कैसे करेगा कि अगर जो भी नंबर हमें ऑब्टेन हुआ उस नंबर के फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा नंबर होता है तो यस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। 7 × 6 = 42, 42, 5 × 4 = 20, 20 × 60 120, तो 120, ठीक है। इसको करते हैं 0, 12 × 2 = 24, 2, 12 × 4 = 48 एंड 5 5040, तो क्या आया 5040 + 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 5045, ठीक है, ये नंबर आया। अब इस नंबर के फैक्टर करते हैं 5045, तो यूनिट प्लेस पर इवन नंबर तो है नहीं, तो इसको या तो हम 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं या 5 से, तो लेट्स से 5 से करते हैं पहले। 5 × 1 = 5, 0 0 9। अब ये जो 5 फैक्टर आया है इससे ही हमें पता लग गया कि यस ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे? क्योंकि 5045 से तो डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, इसके अलावा वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, ये 3 से जाएगा क्या, 3 × 1 = 3 नहीं जाएगा। 7 से चेक करते हैं, 7 × 1 = 7, 3 × 7 = 4 = 28, ये 10, 3 से चेक कर लेते हैं, 1009, 3 3 = 9, 10 3 3 = 9, ठीक है। ये 3 से तो नहीं जाएगा, कोई प्राइम नंबर से ही जाएगा ये। लेट्स से 7 से चेक करते हैं, 1009, 7 × 1 = 7, 3 0, 7 × 4 = 28, 7 से भी नहीं जाएगा। चलो ठीक है, इससे ये तो पता लग गया, वो आप फैक्टर से एक बार करके देख लेना, क्योंकि अगर अभी मैं करने लगूंगी तो टाइम बढ़ जाएगा वीडियो का, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे अब पता लग गया कि ये कॉम्पोजिट नंबर है और ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब सोनिया एक लड़की है, तो उसको मतलब कोई भी, जैसे लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे सोनिया है, तो उसको इस सर्कल की, इस स्पोर्ट फील्ड की एक राउंड लगाने में, 1 राउंड लगाने में सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट्स का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, और लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया है, बट अभी समझ में आ जाएगा। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि जो है वो इसी फील्ड की राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई कि सोनिया जो है अगर वो 1 राउंड लेती है तो वो 18 मिनट्स लगती है, मतलब उसको ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब वो थोड़ा स्लो चलती है। और रवि जो है उसको टाइम कम लगता है, मतलब वो ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, लेट्स से दोनों ने इसी सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया और सोनिया ने भी यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, जैसे कोई भी टाइम ले लो, सुबह 8 बजे का ले लो, तो उन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। तो अगर उन्होंने सुबह 8 बजे से स्टार्ट किया है तो सोनिया को राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, 8:18, मतलब वो 8:18 पर वापस इसी पॉइंट पर आएगी। और रवि कितने बजे इस पॉइंट पे आ जाएगा, 8:12 पे,
तो मतलब वो 6 मिनट आगे चल रहा है सोनिया से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और ये भी कह दिया कि ठीक है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने टाइम के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब ये जो लाइन है ना लास्ट वाली, इसको समझते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रवि तेज दौड़ रहा है और सोनिया धीरे दौड़ रही है, तो कभी भी क्या वो एक पॉइंट पे आके एक दूसरे से मिल सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई सा भी टाइम नहीं आएगा जब वो एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो फिर इसमें ये क्या कहा गया है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा, जैसे 8:18 है ना, 8:18 और 8:12, इसके बाद ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब रवि यहाँ से क्रॉस कर चुका होगा इस पॉइंट पे उस टाइम पे, और सोनिया भी उस पॉइंट पे आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं इसको, कि देखो 18 की टेबल में और 12 की टेबल में, 18 और 12 की टेबल में सबसे पहला इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आता है? 18 2 ज़ा 36 और 12 3 ज़ा 36। तो मतलब ये हुआ कि जब 8:36 हो रहे होंगे, जब 8:36 हो रहे होंगे, तब रवि जो है वो राउंड लगा के निकल चुका होगा, और सोनिया राउंड लगाने आएगी यहाँ पर। ठीक है, 8:36 पे, मतलब 36 मिनट के बाद। क्या मतलब हुआ इसका कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। वो मीट तो कभी भी नहीं करेंगे उस पॉइंट पे जहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया था, वो कभी भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 6 मिनट इससे आगे है। तो सोनिया यहाँ पहुँचेगी तो इससे 6 मिनट आगे कहीं इस पॉइंट पर होगा, और सोनिया इस पॉइंट पर पहुँचेगी तो रवि कहीं इस पॉइंट पर होगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है दोनों मीट करेंगे? नहीं। लेकिन ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब रवि यहाँ से होके निकल चुका होगा और सोनिया यहाँ पर आएगी? तो कुछ नहीं करना, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है 18 और 12 का। देखो, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा कि सबसे कम, मतलब ऐसा कौन सा सबसे कम टाइम आएगा, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वो दोनों मिलेंगे। तो 2 9 से 18, 2 6 से 12, 2 से 9 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस इतना ही था कि हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचना था कि इसमें क्या क्या, मतलब सबसे पहले कॉमन फैक्टर इनमें क्या आएगा। कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं, कॉमन मल्टीपल। तो 36 आएगा 18 की टेबल में, 18 2 ज़ा 36 और 12 3 ज़ा 36। तो 36 मिनट्स के बाद वो मिलेंगे तो कभी भी नहीं, बट 36 मिनट वो टाइम होगा जहाँ से होके रवि भी जा चुका होगा और सोनिया भी जाएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे एंड उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।